हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आशा है आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर ग्रेविटेशनल पार्ट चैप्टर, जो हमारा उसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। दिस टाइम वी आर कंटिन्यूइंग द पार्ट 3। सो थिंग्स विच वी हैव लर्नड ऑलरेडी इंक्लूड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स डेरिवेशन, वो सब कर लिया है। केप्लर्स लॉ भी हमने कंक्लूड कर दिया है पूरा। So today onwards हम लोग जो भी पढ़ेंगे that will include our application of gravitational force. Whatever we have learned from the gravitational force we will include those things in application basis. अब उसको apply करेंगे. So the thing which you are watching on your screen is the application of our gravitational force. यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे ये हाई टाइड एंड लो टाइड का दिखा रहा है। सो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन मून, earth and the sun, and because of that we get the high tide and low tide. So that is very correct in which you have learned. आज हम वापस से रिवाइज करेंगे उस चीज़ को कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। सो फॉर दोज हु हैव लर्नड ऑलरेडी अबाउट दिस, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम बिकॉज दे हैव लर्नड इट। और जिन्होंने नहीं लर्न किया है, सो विल कंटिन्यू आवर दैट थिंग कि हम सबको सिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें सिखा देंगे आज। सो ये हाई टाइड लो टाइड में दो फोर्सेस का नाम लूँगा। चलो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को डायग्राम्स के थ्रू। हमने क्या देखा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली कैसे होता है। अगर ये आपने, ये हमारा अर्थ है और ये मून है जो इसका चक्कर काट रहा है, तो इनके बीच में क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर जो होता है यहाँ पे, ये पुल होता है टुवर्ड्स द मून। ठीक है, मून के टुवर्ड्स खींचा जाता है ये। लेकिन यहीं पे हमने जो नोटिस किया, आप लोगों ने ये डायग्राम अगर देखिए, हमको एक इमेज यहाँ पे भी मिल रही है। ये साइड भी हमको एक बल्ज मिल रहा है, देखिए। तो मैंने अर्थ और मून का तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया, लेकिन ये रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो ये मुझे बताना था एक्चुअली में। तो आपको मालूम है, जैसे कि आप अगर कभी इस बस में ट्रैवल किए होंगे, तो अगर ये इफ बस टेक सडन टर्न, हमारी बॉडी आउटवर्ड की तरफ धक्का खाती है। एवरीवन वुड हैव फेल्ट दिस व्हाइल दे हैव ट्रैवल्ड इन दी बस। तो ये क्या होता है, सेम ऐसे ही। तो अर्थ भी गोल 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 घूमती है, तो अर्थ के यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है बाहर की तरफ। और वो बाहर की तरफ आने की वजह से जो फोर्स इसको बाहर धकेलती है, वो पानी को भी अपने साथ बाहर खींच लेती है यहाँ पे। और यहाँ पे वाटर ऑलरेडी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोग ने जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ वाला फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जनरली टेंजेंशियल होता है, ऐसा अगर सेंटर पर्स ले तो ऐसा रहता है। लेकिन ये वाटर कैसा आएगा, उसकी वजह से बाहर की तरफ आएगा। सो आप नोटिस करोगे कि जहां पे भी मून की पोजीशन होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की भी पोजीशन होती है। तो ये यहाँ से जितने जोर से बाहर हमारी जो अर्थ खींचती है, उतनी जोर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर भी आता है। तो इसलिए वाटर हमको हाई टाइड दो जगह पे दिखता है एक ही टाइम पे, एट वन मूवमेंट ऑफ टाइम। दो जगहों पे आपको हाई टाइड मिलेगी वर्ल्ड में। अगर समझिए मुंबई है, तो मुंबई के 180 एकदम जो वर्ल्ड में होगा, 180 पूरा पीछे घूम के जाए, वो जगह पे भी हाई टाइड आएगी, ऐसा मैं श्योरली बोल सकता हूँ। इवन साइंस है प्रूव दिस। लेकिन ये 180, लेकिन 90 डिग्री पे लूँ दोनों साइड में, ईस्ट और वेस्ट दोनों 90 में लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, लो टाइड, बिकॉज वाटर हैज बीन ऑलरेडी पुल्ड अप बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हमको लो टाइड मिलेगा, सिंपल। अच्छा, हर एक प्लेस पे हमको दो बार इस तरह से मिल सकता है हाई टाइड की नहीं। अगर समझिए यहाँ पे मुंबई में एक बार हाई टाइड आया ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मूव होते, समझिए मून मूव होते 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 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे अब ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा हम लोग को। और यहाँ पे उसका रिजल्टेंट जो अपने को टाइम लगा, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो मैं बता दूं कि मुंबई में अगर हाई टाइड आता है तो दो आता है एक दिन में। तो एक समझो अगर 12 बजे रात को आई, तो अगला आएगा 12 बजे दिन को, और इनके बीच में अगर 6-6 बजे पे क्या रहते हैं, लो टाइड रहते हैं। तो जो 12 बजे वाला है मेरा पहला हाई टाइड, अगर मैं कंसिडर करता हूँ एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो मेरा जो सेकंड वाला आएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आएगा। सिंपल। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चलिए अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कुछ और वीडियो और कुछ और एनिमेशन के थ्रू आपको ये समझाना चाहूँगा। तो देखेंगे ये डायग्राम वापस से लास्ट टाइम देख लेते। देखिए जैसे 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 ये मूव हो रहा है, हाई टाइड जैसे मूव हो रहा है, अपोजिटली देखो ये भी मूव हो रहा है।
इनका लोकेशन भी चेंज होते आ रहा है देखिए, और लो टाइड के 90 में होते आ रहा है। तो इसी तरह से रिलेशन बना रहता है। चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सो यू मस्ट बी नोइंग about the high tide and low tide that occur regularly in the sea. The level of sea water at any given location along the seashore increases and decreases twice a day. दो बार बढ़ता है, दो बार घटता है। अ डे मतलब चार चीज होती है एक बार, दो बार घटेंगी और दो बार बढ़ती हैं, ये ध्यान रखना आपको। मेक इट लाइक कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। एट रेगुलर इंटरवल्स, तो सेम टाइम पे, जैसे मैंने 12 6 12 लिया था ना, वैसे ही। हाई टाइड रियल में 4 मिनट का लैग होता है, उसको छोड़ देते हैं, जान दीजिए। हाई टाइड एंड लो टाइड अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हर एक जगह पे अलग, जैसे कि यहाँ पे मैंने मुंबई लिया था, तो कराची ऑफ पाकिस्तान में थोड़ा अलग टाइम पे होगा, वो भी सी शोर के पास है, तो ऐसा होगा वहाँ पे। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको मालूम था ये ग्रेविटेशनल फोर्स के, किसके, अर्थ एंड मून की वजह से, लेकिन ये वाला किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो बाहर की तरफ खींचता है। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल टूवर्ड्स द मून। वाटर जो होता है, वो वाटर जो होता है टूवर्ड्स द मून के टूवर्ड्स पुल हो जाता है, एंड द लेवल वाटर देयर गोज अप causing the high tide at that place. At the two places on the earth at 90 degree from the place of high tide, place of high tide से 90 डिग्री दो जगहों पे, तो ये एक जगह हो गई और एक जगह ये हो गई। यहाँ पे हमें लो टाइड मिलेगा, तो मिनिमम एंड लो टाइड मिल जाएगा। चलते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने वाले हैं हम लोग, कि पहले देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। हमारे चैप्टर हमने जैसे देखे हैं, आगे गए हैं, तो ये चैप्टर्स आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करवाता है, फिर आंसर देता है आपको। बिकॉज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया पूरी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे ही है। आपको भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी एग्जाम में भी सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग लिखेंगे अच्छा, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट अच्छा होता है। विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, और साइंस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है पूरा। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन्स कांस्टेंट और इट विल चेंज विथ टाइम। अच्छा, आप जो ये भेजते हो, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, सिंपल स्पीड विथ डायरेक्शन। जैसे कि स्पीड और डायरेक्शन अलग अलग, ये मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा, जैसे आगे जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा इसको। मतलब क्या, सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो, स्पीड ही रहती है। समझो मैंने यहाँ से पत्थर फेंका ऊपर, तो जो समझो मैंने इसको बहुत जितना तेज से फेंका था, क्या वो उतने तेज से ऊपर जाता रहता है? कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं। जैसे वो स्टार्ट में रहता है तो बहुत तेज रहता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो होते चला जाता है वो, और एंड में एक जगह पे जाके रुक जाता है, और वहां से वो नीचे आने को शुरू कर देता, और वैसे भी वहां से धीरे धीरे फिर स्पीड में आते जाता है। जैसे अर्थ के पास पहुंचता वैसे स्पीड उसकी बढ़ती रहती है। सो ये तो होता है कि आप वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ये पहला क्वेश्चन है कि आप जो स्पीड से भेजते हो वो स्पीड चेंज होती है या नहीं होती है टाइम के साथ। सो हाउ विल इट चेंज, ये चेंज कैसे होगा? एक ही साथ धीरे से फट से चेंज हो जाता है, या तो धीरे धीरे होता है, जो भी रहे। वाई डजन द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम। फिर और एक क्वेश्चन, क्यों नहीं स्टोन सीधा सीधा ऊपर ही जाता है ना, क्यों वो जाता रहता है, मतलब नीचे आ जाता है वापस से? वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। एक हाइट के बाद वो क्यों नीचे आ जाता है? दैट्स अगेन कुछ क्वेश्चन। व्हाट डज इट्स मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन, तो किसी चीज का कितना ऊपर जाएगा, मतलब अगर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अगर समझो लिमिट रहती है कि उसके ऊपर नहीं, तो कितना ऊपर जाएगा मैं कैसे बोल सकता हूँ? किसी को बता सकता हूँ कि देखो ये पत्थर को मैं फेंकूंगा तो इतना ऊपर तो जाएगा? ऐसे क्या कैलकुलेट करके कोई बता सकता है? तो देखते हैं आंसर। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको ये पहला आंसर मिल गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने तरफ सबको खींचता है। द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पे पूरा, देखिए यहाँ पे अभी समझा देता हूँ आपको, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके प्लीज़ आप वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपको बोर नहीं लगेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या साइंस हम लोग जैसे साइंटिस्ट जैसा डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज में किसी चीज़ को कैसे समझा जा सकता है, हमने वो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। समझिए ये अर्थ है, तो अर्थ का देखिए ये सेंटर है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जनरली सेंटर और सेंटर ऑफ मास अलग होता है, एक्चुअल में मैंने ये बताया हुआ है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये पॉइंट इनसाइड द बॉडी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट डिसाइड, पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वेट जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब क्या, अगर ये समझिए यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, तो इसमें ये रेड पॉइंट पे अर्थ का पूरा, अगर मैं वे कोई मेरी मशीन यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ पे अगर सेंटर में अगर मैं वे कर दूंगा तो मुझे उस बॉडी का पूरा वेट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास।
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? अर्थ का नियरली अंदर है, अर्थ के अंदर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे। तो अर्थ का अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो पूरा यहीं पे सब कुछ सिचुएटेड है, तो हर एक चीज अट्रैक्ट भी इसी के टूवर्ड्स होगी ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स यही लगा रहा है, यही सेंटर से खींच रहा है, जबकि ये नहीं है, इतना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नहीं है। अगर हमने बोला है दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है हमेशा, तो दो बॉडी मतलब क्या, जो मास होगा उसके अंदर कुछ वही अट्रैक्ट कर रही है, तो मास कहाँ पे? यहाँ पे उसका मास। ठीक है, तो ये खींच रहा है एक्चुअली, तो यहाँ वाली बॉडी को कोई जो खींच रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास को खींच रहा है अर्थ का सेंटर ऑफ मास। सिंपल। तो इस तरह से रहता है, इस तरह से ये भी खींच रहा है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं। तो इसका जो फोर्स है, देखो इसका फोर्स अंदर की तरफ, ये अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, रेड इसको मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ये अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, इसी तरह अर्थ इसको अपनी तरफ सेंटर के टुवर्ड्स खींचना चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। ठीक है, मूवमेंट होगा अलग अलग डायरेक्शन, देखिए ये घूमेगा, यहाँ जाएगा, अर्थ जाएगा तो यहाँ जाएगा, उल्टा डायरेक्शन, लेकिन ये लोग खींच सेंटर की तरफ ही रहे, तो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंटर की तरफ हमेशा लगता है। तो आपको आप समझ चुका कि सेंटर ऑफ मास पे ही हमारी जो रहती है सब लोग चीजें अट्रैक्ट करती हैं, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, क्योंकि वहीं पे तो मास है। चलते हैं आगे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, जैसा हमने बोला था। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो किसी का भी अगर हमको अट्रैक्ट कर रहा है तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही वो जाना चाह रहा है। वो तो बात अलग है कि यहाँ पे आता है वो, अगर समझिए यहाँ से गिर रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, वो ऐसा हर जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैरियर है ना सरफेस, तो यहाँ पे आके वो रुक जाता है। ऐसे समझो यहाँ पे कोई हमने कोई पत्थर फेंका था तो वो नीचे आएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा सरफेस पे, क्योंकि वो जाना सेंटर की तरफ ही चाह रहा था, सब कोई सेंटर की तरफ ही जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा मास यहीं पे सिचुएटेड है, सेंटर में ही, इसलिए वो लोग वहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मास से ही लेना देना है ग्रेविटेशन का। हमने जी एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर देखा था, पूरा मास का ही रिलेशन है, जितना मास है उसी के हिसाब से फोर्स था। ठीक है, तो मास कहाँ पे? हमारा सेंटर में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेंटर को ध्यान रखो आप लोग। बिकॉज ऑफ दिस एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन दी अर्थ। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे, मतलब बाहर से मैं देख रहा हूँ, तो ये मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, अदरवाइज जाना कहाँ चाह रहा है? सेंटर की तरफ। सिमिलरली व्हेन वी थ्रो द स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, जब मैं थ्रो करता हूँ ऊपर की तरफ, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स, जी एफ लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स, उसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स है, हर एक चीज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी। चलिए ये समझा देता हूँ मैं एक बार कि कैसे वेलोसिटी, क्या बात कम हो रही है। ये देखिए मैं अभी बताया था, अभी ध्यान रखें, हम लोग को बहुत एग्जाम्पल में यूज होगा। समझिए ये मैं हूँ जो किसी बॉक्स को धक्का दे रहा हूँ, तो धक्का, अरे बोल रहा हूँ, बॉक्स पहले स्टार्टिंग में कैसा था? वो जीरो मूवमेंट कर रहा था, बाद में मैंने धक्का दिया तो वो घूमने फिरने लगा, और बहुत तेज़ी से, और धक्का दिया तो और तेज़ी से वो जाने लगा आगे, ये ज़मीन पे खसकने लगा वो। ठीक है, ये हमारा बॉक्स। मतलब क्या हुआ? जब बॉक्स मूव होता है, समझिए जीरो से, फिर मैंने उसको 2 किलोमीटर की स्पीड से धक्का दिया, फिर पर आवर के, फिर 4, फिर 6, फिर 8, मैं जोर जोर से दौड़ के धक्का देने लगा। ठीक है, अगर ये बॉक्स खाली था, एम्प्टी था, तो क्या हुआ? इसके अंदर देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं? इसकी चेंज होती है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर से यहाँ 6 किलोमीटर पर, बहुत जोर से धीरे धीरे करने लगा, बहुत तेज से फिरने लगा। तो मैं फोर्स कौन से डायरेक्शन में दे रहा था? इस डायरेक्शन में दे रहा था। मेरा बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव हो रहा था? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था। ठीक है, तो जो डायरेक्शन में मैं फोर्स देता उसी डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट होता है कि नहीं? उसी डायरेक्शन में होता है। सिंपल सी बात है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो मेरा फोर्स किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, बॉक्स कितना तेज मूव होगा ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो मैं कितना जोर से धक्का दे रहा हूँ, पुश कितना जोर से कर रहा हूँ। सेकेंडली बॉक्स का वेट कितना या मास कितना है उसके अंदर। तो इसलिए फॉर्मूला बना फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फिलहाल के लिए आप लोग सिंपल सिंपल, जो लोग नहीं जानते समझ सकते हैं, मूवमेंट कितनी तेज हो रही है। तो मूवमेंट कितनी तेजी की डिपेंड करता है फॉर्मूले से देख लिए, फोर्स और मास पे। तो ये डब्बे का वजन कितना है, यही डब्बे को भर दूं मैं तो बहुत स्लो मूव होगा, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ आधा किया है मैंने, ऐसा होगा नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो
इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अभी लिख देता हूँ, विथ टाइम। मतलब क्या, कितना वेलोसिटी चेंज है। देखिए यहाँ पे 0 था, 0 से 1 हुआ 1 सेकेंड में, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ 2 हुआ 1 सेकेंड में, समझिए। यहाँ 4 था, 4 ही लेता हूँ। यहाँ पे 6 था, 6 ही लेता हूँ। यहाँ पे 8 ही लेता हूँ। फिर वापस से यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 हो गया, फिर 1 सेकेंड में 4 हो गया, फिर 1 सेकेंड के बाद जैसे यहाँ से 2 सेकेंड आगे, अब फिर तीसरे सेकंड में गया, फिर 6 कर दिया मैंने, फिर मैंने धक्का जोश लगा और उसको 8 पहुँचा दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी ये वाले स्टेप का काउंट करूँ तो 6 माइनस 4, और टाइम कितना लिया? एक, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके अंदर बोलेंगे डब्बे के अंदर एक्सेलरेशन कितना आया, डब्बे के अंदर एक्सेलरेशन आया मतलब जो चेंज आया, मूवमेंट के में चेंज आया वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सिंपल सा बात है, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि अर्थ की क्या, कैसे उसको पुल करती है, वेलोसिटी कैसे डाउन करती है। देखिए मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, मैंने क्या किया, यहाँ से पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, मैंने फोर्स लगाया, तो उसके अंदर वेलोसिटी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो हाँ, वेलोसिटी जाती है, ठीक है। तो फोर्स है तो वेलोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लोग, तो जाएंगे ये लोग। और गया, ये वेलोसिटी जाते रहना चाहिए। लेकिन यहीं पे अर्थ का, इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, ऊपर की तरफ मैंने दिया है। अर्थ का जो फोर्स है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू जो मैं दे रहा हूँ। इसका डायरेक्शन कैसे है? नीचे। तो अब बचा वेलोसिटी कौन कर रहा है? ये पत्थर, पत्थर की वेलोसिटी देखनी है अपने को, स्टोन की। अब स्टोन में मैंने एक फोर्स दिया था, उससे वेलोसिटी, और जो हमारा ये लगा रहा है, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उसके वजह से जो वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो। तो ये बेचारा क्या होता है, मेरा स्टार्ट में 10 था, अर्थ का हम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, समझिए। मैंने स्टार्टिंग में समझिए 20 दिया था, सॉरी, अर्थ का 10 है। फिर ये अर्थ कंटिन्यूसली 10 कर रहा है, तो इसको एनर्जी लगी, थोड़ा ऊपर गया गया, फिर इसको रेजिस्टेंस मिली। रेजिस्टेंस मिलने से क्या, इसकी वेलोसिटी कम हुई, तो इसकी जो फोर्स की अमाउंट थी कम होती गई, कहीं यहाँ पे आ गई, समझो यहाँ पे 15 हो गया, फिर 10 हो गया, समझिए 12 हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही 9 हुआ, अर्थ का जो फोर्स है वो एक्टिव हो जाएगा और इसको नीचे खींच लेगा। ये न्यूटन की बात किया मैं, ठीक है। फिर से हमने जैसे देख लेंगे कि ये जो स्टोन था, ये स्टोन मूव करेगा, तो स्टोन मूव करेगा और किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। तो फोर्स कितनी थी? 2 फोर्स थी, एक मैंने जो लगाया वो, और एक अर्थ जो लगा रहा है। तो स्टार्टिंग में मेरा फोर्स तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये भी तो था। तो ये इसको अगर ये फेंकता तो 20 का स्पीड से जाना चाहिए, लेकिन ये बेचारा 10 का उसको खींचने में भी लगा रहा था। तो मैं 20 का भेजने को लगा रहा हूँ, ये 10 का खींचने को, तो इसकी वजह से क्या, ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। तो मूव करते करते ये लूज करते जा रहा है, एनर्जी, एनर्जी लूज करते जा रहा है, और ये अल्टीमेटली हावी यही हो जा रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 10 देते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो एक स्टार्ट में ही दिया था ना, उसके बाद तो पत्थर अपने पे है। समझ गए बात आपको? इस तरह से वेलोसिटी डिक्रीज होती है। उसने लाइन के विदिन में बहुत सारी बातें छुपा के बोली हैं, वो आपको समझना जरूरी है। इसलिए आपको लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, क्योंकि वो आप समझ सकें। वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, वेलोसिटी रिड्यूसेस द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कर देता है, उसकी रिड्यूस करता है, जो स्पीड से आता है उसको कर दे, क्योंकि क्यों, हमारा फोर्स है अर्थ का भी। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, कांस्टेंट मतलब क्या, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो वो 20 से फेंका था, तो वो बेचारा फिर भी ज़्यादा था, तो वो गया, बोलता है चल भाई तेरा ज़्यादा है, फिर भी ऊपर गया, जाते आते 15, फिर 12 हुआ, फिर अल्टीमेटली 10, फिर 9 हो गया, तो फिर अल्टीमेटली हमारा अर्थ का ही पुश जो, अरे पुल था, वो ज़्यादा हो गया। The pull continues to be exerted, continuously होता है, and the stone starts moving vertically downward and towards the center of earth under its influence। तो आपको बहुत अच्छे से समझा। अगर नहीं समझा तो आप जा बार बार जाके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कराऊंगा तो क्या होगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। आपको जो भी लगे कि हमें इम्प्रूव करने की कहीं पर ज़रूरत है, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। Thus if earth attracts an apple towards itself, अगर देखिए अगला आता है कि न्यूटन जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वो एवरी बॉडी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर, हर एक बॉडी क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये नहीं कि अर्थ खींच रहा है या मून नहीं खींच रहा है, सब लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा रहता है उसके टूवर्ड्स वो चीज़ आ जाती है। तो मैंने जैसे बताया था ना एग्जाम्पल में, अर्थ का पुल
ज़्यादा है तो उसकी तरफ लोग आ जाते हैं। Apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why then does the apple fall towards the earth but the earth does not fall towards the apple? इससे अच्छी सी बात है, ये छोटे से कोई बच्चे की क्वेश्चन हो सकती है कि एप्पल गिरा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को भी करना चाहिए कि वो नीचे गिरा, लेकिन वो भी तो खींच रहा है ना, तो अर्थ क्यों उसकी तरफ गया, मतलब ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए रीज़न और क्वेश्चन हमेशा तैयार रहना चाहिए साइंस में। तो देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून, मून पे भी एक्ट करता है, बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल है मून, आर्टिफिशियल जो हम लोग मैन लोग भेजते हैं। ऑर्बिटिंग और ऑर्बिटिंग द अर्थ, तो वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दो, एक नेचुरल सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, orbits the earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, मतलब they do not fall on the earth, लेकिन एप्पल को ऊपर काम किया उसने तो एप्पल तो नीचे आ गया। वहीं मून पे जब उसने अट्रैक्ट किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं उस पर, तो उसको नीचे नहीं गिरा था। तो ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? सो वाई दिस इज बिकॉज, वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून। वेलोसिटी मतलब क्या, जो घूम रहा है उसके वजह से सैटेलाइट along the orbit, if velocity was not there they would have fallen on the earth, वो घूमते नहीं होते तो वो लोग भी अर्थ पे गिर जाते। एप्पल घूम नहीं रहा था, पेड़ पे था, तुरंत छूटा, जैसे वो ढीला पेड़ का अमरूद कंटिन्यूसली खींच रहा था, जैसे उसकी टहनी ढीली हुई उसने अपने जो फ्रूट है उसको नीचे खींच लिया। लेकिन मैं वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए, ये समझिए अर्थ है, ऐसे अर्थ के ऊपर समझिए मैं जा रहा हूँ चाहता, क्योंकि अर्थ सिर्फ सरफेस पे नहीं, हमको लगता है सरफेस पे है, वो ऊपर भी है। तो समझिए ऐसे ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब क्या, जिसमें कुछ हमारे मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव होते हैं हमेशा। तो समझिए वो इस तरह से कुछ है, मुझे ड्रॉ करें फिर मैं समझाता हूँ आपको। एक और है ऐसे ही, ठीक है। तो समझिए ये हमारा मदर नेचर अर्थ, ठीक है। यहाँ पे से मेरे को समझिए ये डिपेंड करता है कि कौन कैसे ऊपर जाएगा। मैं सैटेलाइट भेजने का आपको बताता हूँ, पहले सैटेलाइट भेजने का तरीका भेजूंगा, बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे काम करता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को ऊपर किसी भी, या तो ये ऑर्बिट में या तो ये ऑर्बिट में या ये ऑर्बिट में भेजते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि एक होता है कि पहला उसका वेट कितना है, हमारे सैटेलाइट का वेट कितना है, दूसरा कौन से ऑर्बिट में भेजना है, ऑर्बिट में समझिए मुझे ये वाले ऑर्बिट में, और उसका वजन है समझो यहाँ पे 20 किलो वाला जाता है, यहाँ पे 40 किलो, यहाँ पे 60 किलो वाला सैटेलाइट भेज सकते हैं हम लोग। तो मैं 40 किलो वाला चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे 40 किलो वाले अगर सैटेलाइट को भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से एक फोर्स देते हैं। यहाँ पे फ्लाइट हम लोग मालूम है, रॉकेट आपने देखा रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं अपैरेटस अपने, और ये यहाँ पे से फ्यूल देता है, ये फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये धक्का नीचे की तरफ देता है और मोशन ऊपर की तरफ करता है। तो इससे क्या होता है, अर्थ के पुल से वो फ्री होते जाता है, जाता है जाता है जाता जाता है। अब वो पहुंच जाता है समझिए हमारे इस केस में 40 वाले को भेजना है हमको, हमारे 40 वाले केस में पहुंच गया। अब ये पॉइंट पे आके वो स्टिल है, वो स्टिल है मतलब क्या, अगर हमने यहाँ से अगर इसको ले जाके ये पोजीशन पहुंच गया, अगर छोड़ते हैं तो ये धीरे 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 थोड़ा करके फिर से अर्थ के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन समझिए यहाँ से मैंने लिया था उसको, समझिए अर्थ का फोर्स है 10, तो मैं 10 का फोर्स अपोजिट उससे 11 का फोर्स देते 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 ऊपर करते गया, जिससे कि यहाँ पे समझिए ओवरऑल फोर्स रह गया 1 न्यूटन। यहाँ पे धरती का पुल था 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर ऐसे करते करते 1। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट फोर्स की। रिजल्ट फोर्स मतलब क्या, मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, देखिए मैं भेज रहा था 20 से और धरती खींच रही है 10 न्यूटन से, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा। फिर यहाँ पे धरती की जो पहुँच है हाइट पे कम रहती है, तो यहाँ पे फोर्स धरती का 9 रह जाता है, फिर मैंने किया धरती का फिर 8 रह जाता है फोर्स। ऐसे करते करते जब धरती का फोर्स एटमॉस्फेयर में जहाँ पे 1 रह गया था, अब मुझे वो ऑर्बिट मिल गई थी जिसमें अब मुझे उसको रखना था। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे
जनरली क्या करते हो लोग, फोर्स देते हैं इस तरह से साइड वे से, तो साइड वे में फोर्स कितना दूंगा, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो अर्थ का हमारा ये था, जो ओवरऑल हमारा रिजल्टेंट था 1 न्यूटन था, अब मैंने धक्का दे दिया 2 न्यूटन का, और 2 न्यूटन के धक्के से वो यहाँ पे घूमते रहेगा। अब इस कंटिन्यूसली से घुमाना, मैंने इसको कंट्रोल के घुमाना शुरू किया और ये ऑर्बिट इसने अब पकड़ लिया है। तो क्या होगा, अर्थ का तो एक है, वो आएगा ही नहीं यहाँ पे, नीचे गिरेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमने धक्का दिया था वो ज़्यादा था, और वो धक्के में वो क्या करता रहता है, घूमते रह जाता है। तो हर जगह धरती एक से अट्रैक्ट करना चाहती है, धरती अट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन ये 2 से घूमता है, फिर बच गया। फिर धरती एक से अट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन इसको 2 से फिर बच गया। हर पॉइंट पे यही काम हो रहा है, 2 न्यूटन से घूम रहा है, अर्थ 1 न्यूटन से खींच रही है, तो वो नीचे गिरेगा ही नहीं। और हमारे अगर इसको रहता है तो ये क्या बोलते हैं, इस तरफ की यहाँ पे क्यों नहीं चला जा रहा है, बाहर की तरफ क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं बाहर चला जा रहा है, नहीं यहाँ पे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीप है, इसलिए हम बोला था कि साइंटिफिकली आपको समझ कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या, बाहर की तरफ खींचने वाला। तो ये जितना रहता है इतना फोर्स यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये इसको न बाहर जाने देता है। कौन खींच के रखता है उसको, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो हम किसकी बात करते हैं, हमने डिस्कस किया सेंट्रीपिटल फोर्स। और अर्थ के अराउंड जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जब कोई चीज़ को। लेकिन जब कोई चीज़ अर्थ के अराउंड घूम रही है प्लस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो जो अंदर की तरफ फोर्स रहता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अर्थ के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक ही नाम है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आउटवर्ड फोर्स बैलेंस हो गया है किससे, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको जो मैंने धक्का थोड़ा सा, इतना नहीं होता लेकिन धक्का देते तो ये बैलेंस रहता है, ये गिरेगा ही नहीं, ना बाहर जाएगा। बाहर कौन बचा के रख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको जैसे ही बाहर जाने जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींच लेता है, जैसे ही अंदर खींचना ज़्यादा जाएगा तैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, प्लस ये जो मैंने एक का टिचकी दिया है, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे घूमता रहता है, इस तरह से घूमता है वो। अब मून जो हमारा है वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन बनी होंगी फ्यूचर पास्ट में हमारी, सॉरी, जहाँ पे वो ऐसा। और बोलते हैं कि ये जो आज उसका करंट ऑर्बिट है वो कई वर्षों के बाद आज फिक्स हुआ, अदरवाइज वो बैलेंस हो रहा था, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बैलेंस हो रहा था खुद से। तो ये रीज़न है उसके पीछे। तो चलते हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते टॉपिक में, अर्थ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। द अर्थ एग्जस्ट, अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं किसी चीज़ को फोर्स देता हूँ, जैसे मैंने डब्बे वाला एग्जांपल लेता, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमको पता है। तो अर्थ का हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो देखते हैं, उसी के बारे में बात होगी। अर्थ exerts gravitational force on objects near it according to Newton's second law of motion। यही है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। मतलब क्या, किसी भी बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाऊं तो वो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। दस द मूवमेंट, दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी results in acceleration of that body। क्यों acceleration of that body and not the acceleration of earth, क्योंकि वो बॉडी का फोर्स कम है और अर्थ का मास ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ मास जो ज़्यादा रहेगा उसकी तरफ आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी, तो इसलिए बोलते हैं जी, बोलते हैं स्मॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे डिनोटेड बाय स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान रखिए, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी एक ही है, नहीं, अलग अलग है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ऑलरेडी जो साइंस लेंगे उनको आगे 11th स्टैंडर्ड में होगा। वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन होता है। इसको मैं हमेशा एक अच्छे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हर जगह रिपीट करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि समझिए यहाँ से कोई इंसान निकला, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, यहाँ से 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना चला वो यहाँ पहुँचने के लिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला वो, ठीक है, घूम घूम के गया, ऐसा गली गली में से करके गया। फिर एक अच्छा इंसान आया, उसने क्या बोला, यहाँ से सीधा रास्ता गया, उसने बीच में शॉर्टकट लेते 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 सीधा पहुँच गया।
यहाँ पे समझो वो एक 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 गया, उसने डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जहाँ पे उसने स्टार्ट का पॉइंट देखा, एंड का पॉइंट देखा, वो सीधा गली गलियाँ के पतरे 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 पे से सीधा जंप करते हुए चला गया, तो क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, या तो आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं हमारे, तो ये करना था, उसने क्या किया, ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग पे जंप करते चला गया, तो उसने देखा स्टार्ट पॉइंट वहाँ पे और दोस्त का घर यहाँ पे है, तो उसने वो देख के किया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 किलोमीटर का। तो उसने क्या देखा, जाने अनजाने में पहले देखा कि नहीं कि दोस्त का घर कहाँ पे, यहाँ पे, अगर दोस्त का घर यहाँ पे होता तो वो वहाँ से वहाँ फांग के जाता, अगर दोस्त का घर यहाँ पे होता तो यहाँ से वहाँ, नहीं तो दूसरे लोग अगर क्या करेंगे, डिस्टेंस कर ऐसे करके घूम घूम के जाएंगे जैसा रास्ता रहेगा। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल क्या रहता है आपका, रेलवे एंड दैट इज रेल रोड, और अपना एरोप्लेन, समझिए आपका यहाँ से स्टार्ट किए, रोड के थ्रू आप अपने घर जा रहे हैं या गांव जा रहे हैं अपने, बहुत दूर है, तो आप अपने घर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से आप अपने घर पहुँच गए हो, तो ये आप घर पहुँचे, तो ये कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था ऐसा, तो ये इतना, वहीं पे एरोप्लेन जो रहता है हमारा, सो एरोप्लेन जो रहता है वो सीधा जाके आपके घर पे रख दिया। तो एरोप्लेन अगर जाता है सीधा स्काई में से, तो सीधा 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 जाता है, वो कवर करता है डिस्प्लेसमेंट। उसके पास डायरेक्शन होता है, वो आप देखता है आप कहाँ हो, आपका घर कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, सीधा वहाँ से लेके छोड़ देता है, वो ऐसा घूमते फिरते नहीं आता। ये क्या रहता है, रोड जो रहता है माउंटेन को देख के, फिर वहाँ पे कैसे लोग हैं बस्ती को देख के, ये ऐसे ऐसे टर्न करते हुए जाते जाते, तो ये हमारा क्या होगा, स्पीड कवर किया हमने। वेलोसिटी नहीं बोलोगे आप यदि कार चलाते हो तो, कि कार की स्पीड इतनी है, लेकिन हम जब बात करते हैं हमारी इसकी, जब एरोप्लेन थे, एरोप्लेन की वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब क्या, अरे वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, और स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ अमाउंट से ये लोग मूव तो हो रहे ना, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट, तो अमाउंट कुछ तो हो रहा है जिससे ये लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन इनके स्पीड में डायरेक्शन नहीं है और हमारे वेलोसिटी में डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वहीं पे सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसके, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सिंपल से शब्दों में समझ गए कि नहीं आप लोग? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अब मैं फोर्स लगाता हूँ किसी चीज़ पे, बॉक्स पे, तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन लगाया इस साइड, तो मेरा बॉडी कौन साइड में होगा, इसी साइड। सो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। सो देखिए, फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन होना चाहिए एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन आया कि नहीं, इसी तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ ना फोर्स का अमाउंट तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होता है उसके अंदर डिसाइड करने के लिए। जैसे मैंने बोला ना, पत्थर को ऊपर फेंका था तो मैंने 20 न्यूटन लगाया था, 10 न्यूटन से अर्थ खींच रही थी हमारी, फिर 20 न्यूटन ज़्यादा था इसलिए वो ऊपर, तो देखिए कि नहीं एक्सेलरेशन किस तरफ फॉलो रहा था, ऊपर की तरफ। मैंने एरो बताया था, तो ये डायरेक्शन ही बता रहा था ना मैं। डायरेक्शन नहीं रहेगा तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। और वहीं पे इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो 20 प्लस डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी था, और यहाँ पे मैं फोर्स की बात कर रहा था। तो ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे 9 हुआ था, फिर हमारा ये वाला फोर्स स्ट्रांग हो गया था 10 न्यूटन वाला, फिर मैंने एक्सेलरेशन का, जहाँ पे ओवरऑल फोर्स कहाँ पे था, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स अब नीचे की तरफ था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया। देखिए सब चेंज हो जाता है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी as the gravitational force on every object or any object due to earth is directed towards the center of earth, the direction of acceleration due to gravity, जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आया है ड्यू टू ग्रेविटी, इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सिंपल। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बच्चे कंफ्यूज है कब वर्टिकली अपवर्ड लिखना है, कब वर्टिकली डाउनवर्ड, समझते जाओगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम वैल्यू ऑफ जी भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, वो इजी है। अब आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इमेजिनेशन रखना है, तो ये चैप्टर मस्का हो जाएगा। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसे शेयर करना। सब्सक्राइब करने से हमारा ये नहीं होता है कि हमारा जो बोलते हैं ना कि फ़ायदा होता है, फ़ायदा नहीं होता है। अल्टीमेटली आप लोग के व्यू से फ़ायदा होता है, आप लोग कितना देखते हो उससे सबको फ़ायदा होता है। तो बात वहाँ पे, सब्सक्राइब करने से क्या होता है आप लोग के, कि हमें आप लोग तक पहुँचने का मौका बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और हमें लगता है कि हमें मोटिवेट होती है और वीडियो डालने चाहिए। इसी मोटिवेशन के लिए था, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
और तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।